हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृष्णा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेक्टर से रिलेटेड है, यानी वेक्टर थ्योरी हम करा रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है, मोशन इन ए प्लेन, 11th क्लास फिजिक्स में। और इसका एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें आपको बता चुके हैं कि वेक्टर्स का डेफिनेशन क्या है और उनके टाइप्स क्या हैं। और लास्ट में उसमें ये भी बताया था हमने कि इन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है उसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं और स्टूडेंट्स उसमें क्या असली मिस्टेक्स करते हैं। ये सेकंड वीडियो है इसका वेक्टर थ्योरी का। और आज हम ये बताने वाले हैं, ये डिस्कशन करने वाले हैं कि वेक्टर्स के मैथमेटिकल ऑपरेशंस कितने होते हैं और उनको किस तरह से करते हैं। सो ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस फिजिक्स क्लास। और स्टार्ट करते हैं। या मैथमेटिकल ऑपरेशन से मतलब है जैसे दो वेक्टर हैं या मोर देन टू वेक्टर्स हैं, उनको किस तरह से ऐड करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। हालांकि सब्ट्रैक्शन एडिशन का ही एक बदला हुआ रूप होता है और मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। लेकिन याद रखिए, ये जो ऑपरेशंस है इसमें डिवीजन नहीं होता, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स का वो आपस में एक दूसरे को कट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शंस जो होते हैं वो एक दूसरे को कट या डिवाइड नहीं करते। ऐसे नहीं है कि नॉर्थ डायरेक्शन है, उसने वेस्ट को कट कर दिया, डिवाइड कर दिया। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिवीजन। एक ऑपरेशन होता है वेक्टर रिजोल्यूशन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, लेकिन एडिशन के बारे में पहले ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, टाइम यदि रहेगा तो सब्ट्रैक्शन को भी लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं पहले थोड़ा, है ना। ये वेक्टर्स ऑपरेशन है मैथमेटिकल। ये देयर आर ऑफ 4 टाइप्स। नंबर 1 एडिशन, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन। बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, लेकिन एडिशन का ही एक बदला हुआ फॉर्म होता है। और नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और नंबर 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है, जैसे एडिशन का मतलब क्या है, जोड़ना, और रिजोल्यूशन का मतलब तोड़ना। जैसे दो वेक्टर्स हैं या मोर देन टू वेक्टर्स हैं, 3 4, उनको आप ऐड कर दें तो एडिशन कहलाएगा। और यदि एक वेक्टर है उसके आप टुकड़े कर दें, उसे दो हिस्सों में तोड़ दें, 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, तो वो रिजोल्यूशन कहलाता है। और उन पार्ट्स को कंपोनेंट कहते हैं। वेल, आज हम जो बात करेंगे सबसे पहले एडिशन की करेंगे। अच्छा, एक बात और समझिए कि ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये भी दो तरह से हम कर सकते हैं। इसके दो मेथड हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक मैथमेटिकल। एनालिटिकल कहें तो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि जैसे मान लीजिए एडिशन यदि हम पढ़ने वाले हैं तो इसके दो मेथड हैं। एक है ज्योमेट्रिकल मेथड और दूसरा है एनालिटिकल। तो इनका क्या मतलब है, शॉर्ट में पहले ये समझ लीजिए, एक रफ आइडिया ले लीजिए। ज्योमेट्रिकल मेथड का मतलब है कि जैसे दो वेक्टर आपको ऐड करने हैं, तो आप क्या करेंगे कि उनको फिगर के द्वारा ड्रॉ करके ऐड कर देंगे, एक फिगर बना देंगे। और जो रिजल्टेंट होगा, जो आंसर होगा, उसके लिए आप पेन इस तरह से नहीं चलाएंगे कि कैलकुलेशंस करें। आपको प्लस माइनस ये सब नहीं करना है ना, इसमें सॉरी, इसमें ज्योमेट्रिकल में। तो आप ये कहेंगे सर आंसर फिर कैसे पता किया जाएगा। उसी फिगर में आपको एक पार्ट उसका ऐसा होगा, उसको आप
उसका मेजरमेंट कर लेंगे। मान लीजिए कि ये इस तरह का कोई पार्ट है, कोई साइड है, तो यही रिजल्टेंट है। इसको आप स्केल से मेजर करेंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। मतलब जो भी कुछ करना है वो फिगर के थ्रू करना है, कोई कैलकुलेटिव उसमें सिस्टम नहीं है। उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। और एनालिटिकल में आपको कैलकुलेशंस भी करनी है, जरूरत है तो आप फिगर भी बनाएंगे, लेकिन आंसर तो कैलकुलेशन के थ्रू ही निकाला जाएगा, तो इसलिए उसको एनालिटिकल कहते हैं। तो एडिशन को जब हम ले रहे हैं, ये फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन है। एडिशन में दो कैटेगरी कर लीजिए आप, टू वेक्टर्स, एडिशन फॉर टू वेक्टर्स एंड मोर देन टू वेक्टर्स, है ना, टू वेक्टर्स। यानी कहने का मतलब ये है कि दो वेक्टर हैं, जब उनको जोड़ा जाएगा तो क्या करना है, और दो से ज़्यादा है तो कौन सा मेथड काम आएगा। तो आप याद रखिए, एडिशन के तीन मेथड होते हैं। एक ट्राइंगल से रिलेटेड होता है, एडिशन लॉ ऑफ ट्राइंगल, दूसरा पैरेललोग्राम, और तीसरा पॉलीगन। यहाँ लिखे देते हैं, इसके मेथड लिखे हैं। एक है एडिशन लॉ ऑफ ट्राइंगल, और दूसरा है एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और थर्ड है पॉलीगन रूल। पॉलीगन का मतलब जिसमें बहुत सारी साइड हो, जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल वाला है तो ये ट्राइंगल इसमें बनाया जाएगा। पैरेललोग्राम का मतलब पैरेललोग्राम यानी फोर साइड्स होंगी, और पॉलीगन में ये है कि कई साइड हो सकती है ना। तो चलिए, यदि आप ये नोट कर लेते हैं तो पहला वाला इसमें लेते हैं, एडिशन लॉ ऑफ ट्राइंगल, है ना, पहला। देखिए, इसके लिए आपको ये याद रखना है कि जो वेक्टर्स दिए हैं उनको आपको ऐड करने के लिए जो फिगर ड्रॉ करा जाएगा, आप ये भी समझ लीजिए कि हम इसमें पहले ले रहे हैं ज्योमेट्रिकल मेथड, है ना, फिगर के थ्रू। तो फिगर आप ड्रॉ करेंगे तो दो वेक्टर्स हैं, उनको ऐड करना है, तो इसमें रूल आप लगाएंगे एच टी रूल। आप बोलेंगे सर एच टी रूल क्या है, मतलब एक वेक्टर का हेड होना चाहिए, उसको आप ज्वाइन करोगे किससे, दूसरे वेक्टर के टेल से। यानी जो वेक्टर्स मतलब वो वेक्टर जो ऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना, ऑपरेटिंग वेक्टर्स कहिए, उसमें आपको लगाना है एच टी रूल, हेड टू टेल, है ना। दूसरा, जब इसमें रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट आएगा तो उसमें, यानी जिसको आप आर बोलोगे वहां पर, उसमें लगेगा एच एच रूल। अब आप ये कहोगे सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो, तो वो समझ में तब आएगा जब यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए आपके पास वी हैव टू वेक्टर्स, है ना, क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, वेक्टर बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बी इज इक्वल टू 4 ले लीजिए, है ना। अब मान लीजिए आपको ए प्लस बी फाइंड आउट करना है ज्योमेट्रिकल मेथड से, तो क्या करेंगे, देखिए, ये ए और बी वेक्टर आपस में ऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ क्रिया करेंगे, तो इसमें हमको क्या लेना है, एच टी रूल। यानी अच्छा, इनका वेक्टर का आप इसी क्वेश्चन में डायरेक्शन ऐसे शो कर लेते हैं। मान लीजिए ये दिया है ए वेक्टर, ठीक है ना, और ये दिया है मान लीजिए बी वेक्टर। तो देखिए, पहले चूंकि आपस में ऑपरेट करेंगे तो एच टी रूल लगाइए, कोई सा एक वेक्टर ले लीजिए,
इसमें ये याद रखना है कि पहले कौन सा लेना है। एडिशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2+3 = 5 और 3+2 भी 5 होते हैं। इसको कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है ना। तो अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने ए ले लिया, तो आप जैसा डायरेक्शन है वैसा डायरेक्शन बनाइए, इस तरह से ये ड्रॉ कर दिया। इसका एंगल भी दिया हुआ, एंगल की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि पहले आपको इनिशियल जानकारी चाहिए। अच्छा, बी, अब इसको जब ऐड करेंगे तो H2 रूल का मतलब है हेड, यानी इसका ये हेड हो गया, इसके साथ में इसका टेल आप ज्वाइन करोगे, ठीक है ना। टेल कहाँ पर है, ये आपने इस तरह से, और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। वेक्टर्स का सबसे बड़ा टेक्निक ये है कि डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, ये ए और ये बी, यहाँ पर HT रूल हो गया, एक वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल, है ना। इसके बाद हमने लिखा है कि जो रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट का मतलब है ये कौन सा लॉ चल रहा है, पहला वाला है ना, ट्राइंगल वाला, ये इसको करा रहे हैं। इसका मतलब ट्राइंगल बनेगा, दो साइड तो आएगी, एक साइड रह गई है, तो वो आप ट्राइंगल पहले पूरा कर दीजिए ना, एरो वगैरह बाद में लगाएंगे, पहले ट्राइंगल कर दिया पूरा। अब ये देखना है, और ये हो गया आर, ये क्या है, आर रिजल्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है, A+B, वही तो हमको निकालनी थी। लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे शो करेंगे वो ध्यान रखिए, इसलिए हमने लिखा है HH रूल, यानी कि हेड किसका आ रहा है, हेड यहाँ पर, ये इसका तो हेड इधर था, तो वो तो पहले ही जॉइंट है, घिरा हुआ है। ये एक हेड यहाँ आ रहा है, तो इसी तरफ रिजल्टेंट का हेड बना दीजिए, है ना। तो ये दो हेड हो गए ना, HH। ये आपको फिर सुन लीजिए, जो वेक्टर आपस में जुड़ेंगे उनमें HT रूल, एक का हेड और दूसरे का टेल, और रिजल्टेंट के लिए आप ट्रायंगल पूरा करिए, उसका डायरेक्शन होगा, उसमें रूल ये लगेगा HH रूल, यानी जो आखिरी वेक्टर है, हेड तो उसी का दिखाई देगा, इसका तो उस तरह से नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये तो एंगेज हो गया इसके साथ, ये सिंगल है तो ये इसके साथ एंगेज, मतलब इसी के साथ रिजल्टेंट का हेड बनाना पड़ेगा, इसलिए HH रूल उसको कहा गया है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और एंगल निकालना मैंने आपको उस समय भी बताया था, एंगल निकालो, इसको मैं ज़्यादा नहीं बोल रहे, तो ये एंगल ये वाला माना जाएगा। इस पर ज़्यादा चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, पहले आप केवल ये मेथड सीख लें, है ना। अच्छा, अब ये बात आती है कि किसी बच्चे ने कहा कि भाई हम तो पहले बी वाला लेंगे, जैसे आपने ए लिया तो हम बी लेंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप पहले बी वेक्टर को भी ले सकते हो, जैसे ये ले लिया बी वेक्टर, और मैंने अभी बताया कि जो आपस में ऑपरेट करेंगे उसमें HT रूल, यानी कि जो ए वेक्टर लिया जाएगा उसका टेल लिया जाएगा, इसका ये टेल है ना, इसको ऐसे करके ज्वाइन करिए, यहां पर हो गया ना HT रूल, और रिजल्टेंट के लिए ट्रायंगल पूरा कर दीजिए, ये R हो गया, A+B, यानी दोनों को जोड़ने पर रिजल्टेंट जो मिलता है, और यहाँ पर रिजल्टेंट का जो एरो लगेगा वो इधर लगेगा, क्योंकि वहां पर HH रूल अप्लाई होता है ना। आप देखिए, एक का हेड पहले से फ्री था, हेड तो इसका भी है लेकिन वो एंगेज है यहाँ पर, है ना, इसके टेल के साथ, तो ये फ्री था तो इधर ही इसका हेड बना दिया, तो HH रूल, तो ये R हो गया। मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा ये रूल। इसके बाद में अब चलते हैं, एडिशन हमने लिया, ज्योमेट्रिकल मेथड, है ना। तीन रूल बताए थे, एक ट्राइंगल वाला, और दूसरा बताया था पैरेललोग्राम लॉ, है ना, उसमें पैरेललोग्राम बनेगा, तो चलिए उसको ले लेते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, एडिशन चल रहा है, देयर आर थ्री रूल्स, थ्री लॉज, एडिशन लॉ ऑफ ट्राइंगल जो हमने ये करा दिया रफ तरीके से, और
उसमें भी ये ज्योमेट्रिकल मेथड चल रहे हैं, याद रखना। सेकंड वाला है एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, मान लीजिए वही क्वेश्चन है कि एक वेक्टर ए दिया है और एक वेक्टर बी दिया है, इस तरह से इन्हें ऐड करना है इस वाले लॉ से, तो पैरेललोग्राम बनाया जाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या है, जो आपका की पॉइंट है या हिंट है, सबसे पहले जो ऑपरेटिंग वेक्टर्स हैं जो आपस में ऐड होंगे, उनके लिए आपको टीटी रूल अप्लाई करना है ना। यानी सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिन वेक्टर्स को ऐड करना है उनके टेल टू टेल को ज्वाइन करिए, है ना। इसमें एच का हेड का कोई रोल नहीं है फिलहाल। जैसे मान लीजिए ये है, आपने पहले ए बना लिया और ए की टेल ये है, तो बी वाले के से टेल से इसको ज्वाइन कर दीजिए। डायरेक्शन चेंज मत करना। आपको याद होगा मैंने पिछले उसमें बताया था वीडियो में कि ये इस तरह से डायरेक्शन ऐसा है तो बिल्कुल ऐसा है, जिसको शिफ्टिंग मेथड कहा गया था। शिफ्ट कर देते हैं उसी डायरेक्शन पे, उसी झुकाव के साथ। अब देखिए दो हमारे पास, ये यहाँ पर देखिए टेल टू टेल टीटी हो गया, टीटी रूल है ना, इसका नाम आप कुछ भी रख दीजिए वो। अब क्या है कि पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। जैसे पहले वाले में ट्रायंगल किया था, इसमें पैरेललोग्राम को कंप्लीट करोगे, तो वो आप पहले से जानते हैं प्रीवियस क्लासेस से। पैरेलल लाइंस खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे। इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए इधर इस तरह से, और इसके पैरेलल, है ना, ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। ये इसका जो डायगोनल होगा, देखिए ये ऑपरेटिंग वेक्टर्स हो गए। रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, आर जिसे बोलोगे आप, वो डायगोनल होगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। लेकिन डायगोनल दो होंगे इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। लेकिन आप याद रखिए रिजल्टेंट के लिए हम इस वाले डायगोनल को लेंगे जो एडजेसेंट साइड है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें आप गलती मत कर देना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब ये डायगोनल लेना है जो आपस में टेल टू टेल जॉइंट हो रही हैं एडजेसेंट साइड्स को, है ना। और यहां पर ये आर हो जाएगा, ये डायगोनल, इसी को आप बोलोगे ए प्लस बी, इस तरह से, है ना। देखिए एंगल को मैं ज्यादा नहीं इसमें समझा रहा हूं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले सीधे सीधे समझ लीजिए क्या है ना। अच्छा, इसके बाद में थर्ड रूल है। अच्छा, एक जो नियम है वो इसमें भी लागू होगा, वही ए वेक्टर लो चाहे बी लो, पहले इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर चेंज होने से एडिशन पर कोई अंतर नहीं आता। तीसरा वाला मेथड लीजिए, पॉलीगन रूल कहलाता है ना। पॉलीगन का मतलब एक ऐसा फिगर जिसमें बहुत सारे साइड हों। इसमें क्या करते हैं, ये एच टी रूल अप्लाई करते हैं। एच टी का मतलब है एक वेक्टर लीजिए। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि एडिशन रूल और पैरेललोग्राम जो लॉ है, ये दोनों दो वेक्टर्स को ऐड करने के काम में आते हैं, है ना। ये जो दो लॉ हैं, ये फॉर टू वेक्टर्स, ये आप लिख लेना, फॉर टू वेक्टर्स। इसी तरह से जो ट्राइंगल वाला लॉ था वो भी ये फॉर टू वेक्टर्स, इसके लिए ट्राइंगल बना लीजिए, और ये पैरेललोग्राम, इसे आपको याद रहेगा, है ना। एरो वगैरह आप लगा लेना। यानी कि फर्स्ट टू मेथड हैं वो दो वेक्टर्स के लिए हैं। अब मोर देन टू वेक्टर, ये पॉलीगन रूल है ना, ये मोर देन टू वेक्टर्स के लिए होता है। मोर देन टू वेक्टर्स यानी आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर हैं। जैसे मान लीजिए इन्हीं को ले लीजिए, जैसे एक वेक्टर तो यही दिया है ए, दूसरा ये दिया है। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए एक और तीसरा वेक्टर दे दिया, वो ऐसे दे दिया,
ये लीजिए सर सी है, ठीक है ना। और उसके बाद में उन्होंने एक और दे दिया, डी दे दिया, डी भी है साथ साथ में। तो ये 3 या 4 वेक्टर्स को कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए एच टी रूल का मतलब, जैसे मान लो ए से आप चले, तो देखिए ये ए हो गया, एच यानी इसका ये हेड, और दूसरे का टेल, मान लीजिए बी लिया आपने तो उसका टेल जोड़ दीजिए इस तरह से, ठीक, ये बी हो गया। और अब सी आपको जोड़ना है, तो फिर रूल वही रहेगा, इसका हेड क्या है ये, इसका टेल ऐसे है, तो बिल्कुल इसी तरह शिफ्ट कर दीजिए यूं, तो ये ऐसे हो गया। इसलिए हमने लिखा एच टी रूल इस पर अप्लाई होगा। ये जो वेक्टर्स आपस में जो ऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो क्रियाएं कर रहे हैं एडिशन के लिए, वहां तक तो ये हो गया। अब इसके बाद में रिजल्टेंट कैसे बनेगा, तो उसमें वही रूल अप्लाई होगा, एच मतलब आर के लिए जो रूल अप्लाई होगा वो एच रूल। यानी हेड कौन सा फ्री रह गया, यही हेड फ्री है केवल। पहले तो आप इसको फिगर को क्लोज कर दीजिए, मतलब बंद, एक साइड और बना दीजिए इस तरह से, ये आर कहलाएगा, और इसकी वैल्यू होगी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका जो एरो आएगा वो इधर आएगा, क्योंकि उसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, एच, यानी कि जो हेड फ्री था लास्ट वेक्टर का, उसके साथ ही रिजल्टेंट वेक्टर का हेड बनाया जाएगा, ज्वाइन किया जाएगा। तो ये पॉलीगन रूल है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि एडिशन रूल है ना, एडिशन लॉ बेसिक रूल है, और उसमें भी ट्रायंगल वाला जो लॉ है वो बेसिक है, क्योंकि आपने देखा पैरेललोग्राम में भी आप देखोगे, कुछ कैलकुलेट करोगे बाद में, तो ये ट्रायंगल तो बन ही रहे हैं। इसी तरह से इसमें भी आप थोड़ा सा बढ़ाना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, कि जैसे ये और ये दो वेक्टर हैं, तो ट्रायंगल लॉ लगाएं तो आप देखो दो का रिजल्टेंट ऐसे निकाल सकते हैं इस तरह से। ये मैं ट्रायंगल लॉ बताया था, उसमें एच था रिजल्टेंट के लिए। फिर उसके बाद अब इनको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, केवल रिजल्टेंट जो आया उसके साथ नेक्स्ट वेक्टर को जोड़ दीजिए। ये देखिए नेक्स्ट जोड़ दिया इसके साथ, है ना, फिर ट्रायंगल पूरा कर दिया। तो ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे कोई एक डी वेक्टर और है, वो छोटा सा ये वो ये है, मान लीजिए डी वेक्टर, कहीं उन्होंने कह दिया भाई एक वेक्टर और है डी, इस तरह से इसको भी ऐड करिए। अब ये कितने हो गए, ए बी सी डी, 4 वेक्टर हो गए। तो देखिए ये डी है, बिल्कुल उसी स्टाइल में हमने शिफ्ट कर दिया ये वाला। और अब मान लीजिए पहले वाले मेथड, जो पहले तरीका अपनाया था, उसमें ये हमने नहीं बनाए थे, रिजल्टेंट की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्टेंट किस में आएगा, लास्ट में। पहले ए के एच से हमने बी का टेल जोड़ दिया, बी से सी का हेड और टेल, एच टी लिखा था ना, एच टी रूल। इसी तरह से यहां से डी का कर दिया। अब इसके बाद में लास्ट में जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो वही मेथड रहेगा, जो लास्ट वाला वेक्टर है ना उसका हेड फ्री है, इसको क्लोज फिगर कर दीजिए ऐसे, ये रिजल्टेंट हो गया दोनों का, यहाँ पर ये एच रूल अप्लाई हो जाएगा। ये आर हो गया, आर का मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आर है आपका, है ना। यहाँ पर एक बार फिर समझ लीजिए, पॉलीगन रूल में क्या करते हैं, एच टी मेथड अपनाते हैं। एक वेक्टर लीजिए, दूसरा लीजिए, दोनों का हेड, एक का हेड दूसरे का टेल, फिर नेक्स्ट वाला जो आएगा वो इस दूसरे वाले के साथ उसका टेल, यानी एच टी करते करते लास्ट में जो वेक्टर आएगा उसका हेड फ्री होगा, इसलिए उसी के साथ रिजल्टेंट का हेड ज्वाइन किया जाएगा और क्लोज फिगर बना दिया जाएगा। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे इसे। अच्छा, ये ज्योमेट्रिकल मेथड था, लेकिन मान लीजिए अब यदि हम एनालिटिकल मेथड लें तो क्या करेंगे।
जैसा मैंने शुरू में बताया कि एडिशन जो है उसके ज्योमेट्रिकल और एनालिटिकल दो मेथड हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, ये जितने भी आपने जो फिगर देखे इसमें ये याद रखिए, जैसे हमने लिख तो दिया आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल लॉ था इस तरह से, ठीक है ना, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन बात यह है कि ये इसकी वैल्यू आएगी कैसे, है ना, ये बात हमने वहां बताई नहीं, इसलिए कि आप याद रखें कि ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है, आपको याद रहेगा। एक्चुअली ज्योमेट्रिकल मेथड का मतलब ये है कि आपको पेन नहीं चलाना, स्केल लेना है, रिजल्टेंट ये है ना, स्केल पर रख दीजिए और देख लीजिए इसका लेंथ कितना है, तो वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसका आंसर होगा आर का। आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि पहले वाले में 3 लिया है, 4 लिया है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो ये आपको स्केल से नापना पड़ेगा। इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है कि इनको ऐड करें कि स्क्वायर करें, है ना। इसी तरह से आपको याद होगा पैरेललोग्राम इस तरह से बनाया था, डायगोनल का, तो इस डायगोनल का लेंथ आपको स्केल से नापना पड़ेगा, है ना, प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं। ऐसी पॉलीगन में है, पॉलीगन में मान लीजिए 4 या 5 जितने भी वेक्टर हैं, आप उन्हें बनाते चले गए, तो लास्ट में आपको याद है कि लास्ट वाले वेक्टर का हेड फ्री है, तो ये रिजल्टेंट हो गया। तो ये नापना पड़ेगा आपको, आर की वैल्यू निकालने के लिए स्केल से इसको मेजर करना पड़ेगा, इसलिए इनको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड, है ना, इसमें कैलकुलेशन नहीं की। लेकिन यदि कैलकुलेशन करनी है तो फिर क्या करें, तो उसके लिए एनालिटिकल मेथड है, उसको समझ लेते हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपको आसान बनाने के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखे देता हूं, है ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको अंडर रूट आ जाएगा इसमें, है ना, स्क्वायर हटाओगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab कॉस थीटा। अब आप ये कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अब ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है, ए कोई वेक्टर है, बी भी कोई वेक्टर है, और ये थीटा क्या है, इनके बीच का एंगल है। तो अब इसके लिए देखिए पैरेललोग्राम जो हमने बना, सेकंड वाला इसमें जो रूल बताया था, पहला ट्रायंगल वाला था, दूसरा पैरेललोग्राम वाला, उसको आप फिगर बनाइए तो उससे समझ में आएगा। ये सेकंड वाला है, पैरेललोग्राम वाला, है ना। ये इस तरह से आपको याद हो तो फिगर ये बना हुआ था कुछ कुछ इस तरह, है ना। ये ए वेक्टर था, ये बी था, और ये जो डायगोनल था वो क्या था, आर, जिसको हमने बोला था ए प्लस बी। ठीक, मान लीजिए, अच्छा एरो उसी हिसाब से लग जाएंगे जो दिए थे इस तरह, ये ए और बी का, और इनका भी लगा सकते हो आप। अच्छा एंगल मान लीजिए इन दोनों के बीच का है थीटा, ठीक है ना, और रिजल्टेंट का एंगल भी बताना पड़ता है। तो अब ये समझ लीजिए कि जब एंगल निकालते हैं ना, तो वो उसके आंसर 2 या 3 तरह से हो सकते हैं। मान लीजिए देयर आर 2 वेक्टर्स ए और बी, तो रिजल्टेंट ए से कितना एंगल बनाएगा ये आंसर अलग होगा, और बी से कितना बनाएगा वो अलग होगा। जैसे कि ए से कितना बना रहा है, ये यहाँ से ये आर है और ये ए है, तो ए से इतना बना रहा है, तो इस वाले एंगल को मान लीजिए आपने बीटा मान लिया, ठीक है ना। अच्छा अब इसको ये हमेशा याद रखिए कि इसमें जैसे टिग्नोमेट्री का यूज है, तो मैं फॉरएवर ये बोलता रहा हूँ और बोलूंगा कि जहां भी टिग्नोमेट्री का यूज आता है, तो जो मैथ्स के हमारे वीडियो उसमें हमने बताया था कि टिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये राइट ट्रायंगल से रिलेटेड है, मेन है राइट ट्रायंगल। यदि राइट ट्रायंगल कहीं नहीं दिया है फिगर में, तो जरूरत पड़ने पर उसे बनाया जाएगा जबरदस्ती। जैसे यहाँ पर राइट ट्रायंगल कोई नहीं है तो आप बनाइए, राइट का मतलब है इस तरह से 90 डिग्री की कोई लाइन, तो एक ये इसको एक्सटेंड कर दीजिए ना इस तरह से, ये राइट ट्रायंगल बन गया, देखिए 90 डिग्री का। और इस वाले एंगल को आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो एंगल है ये थीटा है,
देखिए एक तो बेस है ऐसा, ये कॉमन है बेस, ये और ये, तो बेस तो वही चला आ रहा है। और इसका झुकाव देखिए, जैसे ये वाला जो वेक्टर है ये एक्चुअली इसी के पैरेलल तो ये वाला वेक्टर खींचा था हमने, ये वाला, ये दोनों का मतलब एक ही है। तो एक लाइन ये और ये झुकाव इसका दोनों का एक जैसा है, इसलिए ये एंगल थीटा यहाँ पर है और यहाँ पर भी थीटा है, ठीक है ना। और इनकी वैल्यूज, वैल्यूज का इनके नाम रख लीजिए, जैसे ओ एम एन, है ना, और क्या रखेंगे, टी और एस। ये फिगर में इन कॉर्नर्स के हमने नाम रख लिए या इसका। तो आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये मेन है। ये जो छोटा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसमें आप एक तो टी एस को निकालिए, टी एस। ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू हमें पता है बी, क्योंकि ये बी है इसी के पैरेलल, जैसे ये इसके पैरेलल ए है तो ये ए है, जरूरत पड़ने पर आप ए लिख सकते हो इसमें। तो ये जो है बी है और ये थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज भी है। राइट ट्रायंगल में ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज किसके साइन में आता है, तो साइन की हेल्प ले लीजिए। इन ट्रायंगल एन एस टी, इसमें आप साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा एन एस परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेन्यूज, यानी ये मैग्नीट्यूड बी लिखा जाएगा, मॉड में लिख लो या ऐसे डायरेक्ट लिख लो, ठीक है ना। तो एन एस की वैल्यू ये चाहिए तो ये बी साइन थीटा हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू कितनी होगी, बी साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से आपको ये निकालना है टी एस, तो इसी तरह फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसमें ये बेस है तो बेस और हाइपोटेन्यूज तो कॉस ले लीजिए, तो ये आ जाएगा टी एस अपॉन बी। ये याद रखना, ये मैग्नीट्यूड है केवल, है ना, तो बी कॉस थीटा आ जाएगा इसकी वैल्यू। टी एस की वैल्यू कितनी आ गई, बी कॉस थीटा। ये हमने इसलिए निकाला है क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए आपको रिजल्टेंट निकालना है ये, तो मैंने आपसे कहा कि राइट ट्रायंगल मेन होता है। तो राइट ट्रायंगल ये बड़ा वाला, ये तो छोटा वाला था, अब ये बड़ा वाला, क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो तो बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है। बड़ा वाला राइट ट्रायंगल ये और ये, यानी यहां से लो तो या इधर से ले लो, ओ एस एन, राइट ट्रायंगल है ना। इन राइट ट्रायंगल ओ एस एन में क्या है, इसको निकालना है आर को, यानी कि आपको निकालना है, तो ट्रायंगल में ये आपका हो गया। आर की वैल्यू अभी निकाली नहीं है, इसमें निकालनी है, तो इन दो की हेल्प ले सकते हैं हम, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, है ना। तो टेन थीटा लीजिए, परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, टेन में। टेन में परपेंडिकुलर ये हो गया एन एस, थीटा ये वाला लिया, ये ध्यान रखना, नहीं थीटा नहीं, सॉरी बीटा, यहाँ मिस्टेक हो गई, सॉरी। ये जो राइट ट्रायंगल है ना, जिसमें ये वाला एंगल ले रहे हैं बीटा। हाँ भाई, एन एस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस का मतलब है ओ एस, ठीक है ना, ओ एस। और इस ओ एस को ना हमने दो टुकड़ों में बांटा हुआ है, ये पूरा ओ एस मतलब दो पार्ट है, एक ये और एक ये, इन दो को मिला के ही तो बना है ओ एस, यानी ओ टी और टी एस। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ओ टी प्लस टी एस, है ना, इस तरह से। ये दो स्टेप है जो एक ही में लिख दिए हैं, इसको आप चाहो तो हटा दीजिए। अब वैल्यू रख दीजिए, एन एस की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा, ये इसकी जगह बी साइन थीटा आ गया। और ओ टी की जगह क्या है, ओ टी की वैल्यू तो ए है, ए वेक्टर दिया था इसका मैग्नीट्यूड, प्लस टी एस की जगह क्या आ गया, बी कॉस थीटा, ये हम निकाल चुके हैं पहले। तो देखिए ये सबसे पहले तो आप ये समझिए, इनका ये एंगल आया है, ये किसकी वैल्यू है, ये फॉर्मूला है एंगल का। अब बात आती है कि हम इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। मैग्नीट्यूड में मतलब ये वाली लेंथ निकालनी थी, रिजल्टेंट तो यही है ना, और ये राइट ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। राइट ट्रायंगल में क्या है, ये हाइपोटेन्यूज।
तो पाइथागोरियन थ्योरम आप लगा सकते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, यानी कि आर स्क्वायर, ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर और ये बेस और ये परपेंडिकुलर और बेस। पाइथागोरियन में क्या है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर। तो ये स्क्वायर यानी एन एस का स्क्वायर प्लस ओ एस का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, एन एस स्क्वायर क्या है, ये वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा, यानी कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने इसको स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट, प्लस ओ एस का मतलब क्या है, जो अभी अभी हमने लिखा है, ये ओ एस लिखा था दो टुकड़ों में, ये ओ टी प्लस टी एस, यानी ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इसे लिख दीजिए, ये मैं थोड़ा हटा देता हूँ जगह करने के लिए। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ लिखे दे रहे, ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। ये दो ही स्क्वायर तो चाहिए, ये दो लिख दिए हमने। इनको ओपन कर दीजिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये होल स्क्वायर खोल लीजिए, होता है ना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। उसी तरह से ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और 2ab कॉस थीटा। ये सिंपल फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई वाला, होल स्क्वायर वाला। अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर ले लीजिए ये, और ये दोनों, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में ये टर्म बचा 2ab कॉस थीटा। ये आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 1 के इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं, ये लास्ट वाला टर्म रह जाएगा बस। और यदि आप शुरू में लिखा हो फॉर्मूला, तो वो मैंने यही लिखाया था शुरू में, एडिशन का एनालिटिकल जो मेथड में फॉर्मूला था वो यही था, ये आर स्क्वायर है। तो ये एनालिटिकल मेथड में काम आएगा। आर स्क्वायर लिखिए या आर लिख सकते हैं, तो अंडर रूट चढ़ा दीजिए इस तरह से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये काफी काम का फॉर्मूला है और ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। चलिए अब न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। हमने पैरेललोग्राम बनाया था और एक्सटेंड करके ये राइट ट्रायंगल बना लिया था। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आर का, रिजल्टेंट का, तो पाइथागोरियन थ्योरम निकालिए, उससे आया है। और एंगल निकालना है तो फिर ये इस वाले छोटे ट्रायंगल से निकाला है, वो ये फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखें, ये दोनों फॉर्मूले काम में आएंगे, है ना। चलिए कोई कुछ अब न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं ना। एडिशन का जो समझाने का मेथड से वो तो यही थे। एक बार फिर समझ लीजिए, ये 4 ऑपरेशंस हैं, उनमें एडिशन हम लेके चल रहे हैं। एडिशन में भी ज्योमेट्रिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड। जैसे ये वाला जो कैलकुलेशन करके निकाला, ये एनालिटिकल मेथड है रिजल्टेंट निकालने के लिए। ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका एंगल है। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल मेथड में 3 लॉ थे, एक ट्रायंगल वाला, एक पैरेललोग्राम वाला, एक पॉलीगन वाला। और उनके यूज क्या थे, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम वाला वो यूज किया जाता है 2 वेक्टर्स को ऐड करना है तब, और 2 से ज्यादा को करना है, मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए पॉलीगन रूल अप्लाई किया जाता है। अब ये जो एनालिटिकल मेथड है, इससे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 2 वेक्टर्स, there are 2 vectors are in equal magnitude, have लिख लीजिए या इन लिख लीजिए, in equal magnitude and resultant of these vectors
आर ऑल्सो इक्वल टू एनी one vector, then find the value of the angle between them। मतलब कहने का ये है, लैंग्वेज में थोड़ा इधर उधर हो तो उसको करेक्ट कर लेना। मतलब दो वेक्टर दिए हुए हैं जो उनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, जैसे मान लीजिए एक 2 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 2 सेंटीमीटर है। फिर इन्होंने कहा है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो भी इतना ही है, यानी 2 2 2, ए वेक्टर 2, दूसरा 2 और रिजल्टेंट भी 2, है ना। तो उन्होंने कहा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल बताइए। उसको हमें निकालना है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले आप सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखिए, क्या क्या आपको चीजें दी हुई हैं। जैसे एक वेक्टर मान लीजिए, गिवन 2 वेक्टर्स, जैसे P एंड Q मान लिया, है ना। और रिजल्टेंट जो आप R मान रहे हैं ना, अब इसमें ये शर्त भी लागू कर दीजिए, यदि P और Q हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों P हैं, P इज इक्वल टू Q, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। बहुत स्पेशल लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। इसके बाद में रिजल्टेंट है, यानी रिजल्टेंट भी P दिया है। तो अब इसके लिए इस वाले फॉर्मूले का आप यूज कीजिए। देखिए रिजल्टेंट की जगह मान लीजिए आप कोई सा एक इसमें नाम रख लीजिए, जैसे P रख लिया तो ये P स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट में दोनों ए बी, आप चाहो तो टेक्निकल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लैंग्वेज को सेट करना है तो ए और बी दो वेक्टर मान लीजिए, और जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए, मतलब मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, ये मैग्नीट्यूड ही तो है और ये पी के इक्वल है ना, और पी कह लीजिए या पी कह लीजिए सॉरी। और रिजल्टेंट भी इनके बराबर है पी। हाँ भाई, ए की जगह पी रखिए, बी की जगह पी, यहाँ पर भी 2, ए बी की जगह पी दो बार आएगा तो पी स्क्वायर ही हो जाएगा, और कॉस थीटा, ये थीटा तो आपको निकालना है ना एंगल। इसको सॉल्व करिए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये ऐड होके 2p स्क्वायर हो गया, ये 2p स्क्वायर ऑलरेडी है ही, और इसको जब आप सॉल्व करोगे इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर अंदर देखिए 2p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अच्छा एक बात है कि इसमें एक मिस्टेक हमने ये कर दी, अंडर रूट नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको स्क्वायर लेके चल रहे हैं ना, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा ना, तो ये मिस्टेक है, सॉरी टू दिस मिस्टेक। हाँ भाई 2p स्क्वायर इसमें कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा। इसके बाद में ये इसको इधर ले आइए तो p स्क्वायर 2p स्क्वायर, इधर रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे 1/2, ये 1 को इधर ले आइए, -1 इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये -1/2 आ जाएगा कॉस थीटा में। और आप जानते हैं -1/2 किसकी वैल्यू होती है, 120 डिग्री की। सो द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज 120। तो आपने देखा ये एनालिटिकल मेथड है जिसके थ्रू हमने निकाला था, और इसमें कुछ किया नहीं ज़्यादा, फॉर्मूले में बस रख दिया वैल्यू, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल थे इसलिए वो पी आ गया, और इसी तरह से ये आप निकाल सकते हैं। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह, है ना।
ये क्वेश्चन तो मैं हटा ही देता हूँ। ये आप नोट कर लीजिए ये अच्छी तरह से। ये मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको समझ लीजिए क्या लिख रहा हूं मैं। देखिए इसमें हमने ये लिखा है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं। वेक्टर क्या मतलब, फोर्स हैं दो, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। और वो फोर्स इस तरह से दिए हैं 3 और 5 के रेशियो में, मैग्नीट्यूड उनका 3 और 5 के रेशियो में। जैसे एक को 3x मान लें तो दूसरा 5x हो जाएगा। और इनका जो रिजल्टेंट है वो 35 न्यूटन है। उन्होंने पूछा है कि वो फोर्सेस की वैल्यू बताइए, यानी उन वेक्टर्स की वैल्यू बताइए कैलकुलेट करके। तो चलिए इनको कैसे निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन में गिवन में क्या हो जाएगा, रेशियो, जैसे मान लीजिए एक को फोर्स को P मान लिया तो ये 3x हो जाएगा, 3 और 5 का रेशियो है ना। और Q मान लिया तो ये 5x हो जाएगा, ये रेशियो की वजह से दिया। और इनका जो रिजल्टेंट है यानी R वो दिया है 35 न्यूटन है ना। और फिर इन्होंने कहा है कि अब आपको निकालना है कि ये वेक्टर्स की वैल्यू होगी क्या। यदि हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंडर रूट में लगा देता हूँ, ये गलत लगा देता हूँ क्योंकि या तो यहाँ से स्क्वायर हटाया जाए है ना। हाँ भाई क्या हो जाएगा ये 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था ना फॉर्मूले 2, और a की जगह 3x और b की जगह 5x और cos थीटा है ना ये। अब देखिए, हाँ इसमें एंगल और मान लीजिए, इन दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है। तो अब इनकी वैल्यू रखी, देखिए आर की कितनी है 35 स्क्वायर, इसको रखिए तो ये क्या हो गया। देखिए मिस्टेक फिर दोबारा होगी, किस तरह से सिली मिस्टेक्स होती हैं। ये 3x स्क्वायर नहीं आएगा, 3x का होल स्क्वायर आएगा, है ना। ये गलती होगी बहुत बड़ी। इस तरह से आप भी बचिए जब मैं ही कर रहा हूँ तो फिर ये इस तरह से यहाँ ठीक लिखा हुआ है। तो ये कितना हो गया 9x स्क्वायर, ये हो गया 25, और ये हो गया 30x स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस 60 आ जाएगा यहाँ पर है ना, ये दिया ना 60। और 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये 2 से ये 15 टाइम्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये 34 होगा, और ये आ जाएगा 15x स्क्वायर है ना। तो ये 34 और 15 कितना हो गया 44, 49x स्क्वायर है ना। और इधर 35 का स्क्वायर है। अब दोनों तरफ का अंडर रूट ले लीजिए तो ये 35 हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, और 49 होता है 7 का है ना,
और ये स्क्वायर की जगह x आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू कितनी आई, 35/7 यानी कि 5। अब देखिए x की वैल्यू जो 5 आई है उसे यहाँ पर पुट कर दीजिए इस जगह। तो 3 × 5 यानी कि 15 आ गया, 15 न्यूटन। और 3 × 5 5 × 5 ये आ गया 25 न्यूटन है। ये दोनों फोर्सेस आ गए आपके पास 15 और 25। एक बार फिर देख लीजिए, इसमें हमने ये क्वेश्चन बनाया था कि दो फोर्सेस हैं और उनकी जो मैग्नीट्यूड में है 3 और 5 के रेशियो में, इसलिए हमने ये दो फोर्सेस सपोज किए पी क्यू, और रेशियो की वजह से 3x और 5x हो गया, और इनका रिजल्टेंट 35 न्यूटन है ना। तो उनको पुट कर दिया और ये जो है x की वैल्यू निकल आई, ये यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिए केवल। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। चलिए और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, या इसको आप अच्छी तरह पहले कर लीजिए एक बार, जिससे कि आपका रिदम न बिगड़े। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिए लेते हैं, इसे आप हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस या वेक्टर्स कहिए, ये दिए 29 न्यूटन और 5 न्यूटन है ना। इफ द एंगल बिटवीन या ऐसे मानिए, इफ इंक्रीजिंग these vectors by 3 Newton, then 3 Newton and the angle between them is 90 degree right angle. Find out the new forces. फोर्स कुछ इस तरह से है कि दो वेक्टर आपको दिए हैं, ये इस तरह से, मतलब इनका रिजल्टेंट दिया डायरेक्ट, थोड़ा इसको घुमा दिया क्वेश्चन को। ग्रेटेस्ट का मतलब ग्रेटेस्ट कैसे आता है, एक बात यहाँ पर हम समझ लें। उस थ्योरी में जो एनालिटिकल मेथड बताया था ना, उसमें आपको ये याद रखना है कि फॉर्मूला जो था ना, ये देखिए ये वाला, ये एंगल है ना, ये मेन है। एंगल से इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी बार बार। मान लीजिए एंगल है 90 डिग्री, राइट एंगल है ना, जैसा इस क्वेश्चन में आ रहा है ये।
तो ये cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो उसकी वजह से ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो फॉर्मूला आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हो 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री की जब बात आए तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा लिखेंगे, केवल इतना भी लिख सकते हो। ठीक। और आपको ये याद रखना है कि 0 डिग्री हो, मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हुआ, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये वाला, ये टर्म हट जाएगा, है ना, कॉस थीटा हट जाएगा, तो ये सीधा सीधा होल स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर, या ऐसे ही बोल सकते हो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिए एक बात मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, ये तो आप क्लियर हो ही गए होंगे कि 90 डिग्री पर डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, 0 डिग्री एंगल हो तो इसका यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी। अब ये भी समझना है कि दो वेक्टर यदि ऐड किए जा रहे हैं और उनका कोई ये पूछे भाई मैक्सिमम वैल्यू कब होगी रिजल्टेंट की, तो मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब दो वेक्टर के बीच में इस तरह से सिस्टम हो, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनना हो। एक वेक्टर ऐसे, इसके आगे एक वेक्टर और लगा दिया आपने इस तरह से, तो ये 0 डिग्री हो गया, और इन्हें ऐड कर दीजिए तो 0 डिग्री में क्या है, 0 डिग्री यहाँ रखोगे 0, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा, और सॉल्व करके ये आएगा, यानी कि दो वेक्टर को सीधे सीधे ऐड कर दें स्केलर की तरह, तो वैल्यू मैक्सिमम होती है। जैसे यहाँ पर दिया ना ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट का मतलब है कि a प्लस बी दिया है, कितना दिया है, 29, और लीस्ट वाला यानी कि दो वेक्टर की जो रिजल्टेंट आएगा वो मिनिमम कब आएगा, जब वो माइनस हो जाए आपस में। अब देखिए जैसे ये तो प्लस हुए 0 डिग्री पर, अब इस वेक्टर को उल्टा कर दीजिए ऐसे, तो ये 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा घुमा के, तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा 180 पे, एक इधर और एक इधर, तो माइनस हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि जो लीस्ट या मिनिमम जो रिजल्टेंट होता है वो a माइनस बी पर आएगा, है ना, और ये जो है मैक्सिमम है। ये आप याद कर लीजिए, दो तीन चीजें फॉर्मूले के तौर पर। 90 डिग्री पर ये जीरो होने की वजह से ये फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 0 डिग्री पर ये ए प्लस बी के रूप में आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है रिजल्टेंट की, और ये मिनिमम है। तो यहाँ पर ये लीस्ट वाली जो वैल्यू है मिनिमम वाली, यानी a माइनस बी दिया हुआ है इसका मतलब, और ये दिया है 5 न्यूटन, है ना ये। फिर इन्होंने एक और कंडीशन दे दी है कि यदि ये जो है इफ इंक्रीज दीज वेक्टर्स बाई 3 न्यूटन। अब ये कह रहे हैं कि इनमें ये आपस में, मतलब आपस में नहीं बल्कि अलग अलग, जैसे ये वाला जो रिजल्टेंट है ये 3 न्यूटन से इसको इंक्रीज कर दीजिए, यानी कि जो नया वाला आएगा यदि आप इसको आर डैश मान लें, इसको आर डबल डैश मान लें, और आर मान लें न्यू वाला, कौन सा न्यू वाला, जिसमें ये 3 न्यूटन ऐड करके, तो फिर क्या आ जाएगा 29 प्लस 3 न्यूटन। तो नया वाला क्या आया, पहला 32 न्यूटन आ गया, और दूसरा वाला इसमें 3 ऐड करिए ए माइनस बी वाले में, तो 5 में 3 माइनस कर दीजिए तो 5 न्यूटन आ जाएगा, यानी ये दो आ गए। ध्यान से सुनते चलें जरा। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में राइट ट्रायंगल हो 90, जो थीटा कितना दिया है 90, तब आप नया वाला वो निकालिए, ठीक है ना। एक बार इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ज़्यादा कुछ लैंग्वेज हो गई। पहले इसमें मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट दिया है 29, फिर मिनिमम वाला यानी 5, और फिर ये कह रहे हैं कि 3 न्यूटन से इनको इंक्रीज कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 20 सॉरी खांस लेता हूं पहले आप नोट कर लीजिए।
हाँ चलिए, एक बार फिर समझिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कहीं मुझे लग रहा है लैंग्वेज में कहीं कोई थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। एक मिनट। हाँ देखिए, अभी हमको यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, और वो ये हुई है, इसमें इन्होंने वो रिजल्टेंट, ये क्या ना, वेक्टर्स दिए, यानी कि इसकी पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी अलग अलग वेक्टर्स की। एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, तो पहले वैल्यू आएगी, उसके बाद में 3 न्यूटन ये इंक्रीज होगा, है ना। एक बार मैं कर देता हूँ, फिर दोबारा से समझा दूंगा। जैसे इनको ऐड किया, ए और बी की वैल्यू निकालनी है दो इक्वेशन से, बस ऐसे याद रखिए। देखिए इस तरह से इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये 34 न्यूटन आ जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी 17 न्यूटन, है। इसी तरह से बी को लिए आप इसे माइनस करिए, तो ये प्लस, तो ये कैंसिल आउट, और ये 24 आएगा, यानी कि 2b इज इक्वल टू 24 न्यूटन। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 12 न्यूटन, है। अब ये सही आ रहा है, मतलब पहले हमने वेक्टर्स की वैल्यू निकाली है फोर्सेस की, तब उसके बाद ये कह रहा है कि 3 न्यूटन अब ऐड करना है ना। जैसे कि न्यू वाला आएगा 17 प्लस 3, यानी 20 न्यूटन आएगा एक, और ऐसे ही इसको करिए बी वाले को, तो 12 प्लस 3, तो ये आएगा 15 न्यूटन, है ना, इस तरह से। तब इन्होंने कहा है फाइंड द न्यू फोर्स, नहीं है, न्यू एंगल है ना, न्यू एंगल। चलिए एक बार इसको पहले मैं किए देता हूँ कंप्लीट, फिर दोबारा से इसे समझा दूंगा, तो आपके जो इसमें मिस्टेक हुई है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हो, वो खत्म हो जाएगा। तो ये एंगल निकाला जाएगा वो tan बीटा से। फॉर्मूला याद होगा आपको, b साइन थीटा, और a प्लस बी क्या था, cos थीटा था। यदि याद हो आपको, या फिर ऐसे मान के चलिए, इनको रखने के लिए पहले तो न्यू रिजल्टेंट निकालें, जैसे आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ, है ना, न्यू फोर्स इसमें लिखा था, वो पहले सही लिखा था। न्यू रिजल्टेंट का मतलब 90 डिग्री है। जो फोर्सेस थे, जो ओरिजिनल फोर्सेस थे, उनको हमने पहले ये फाइंड आउट किया, फिर उसमें 3 न्यूटन इंक्रीज किया। अब जो नया जो रिजल्टेंट आएगा वो इससे आएगा 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, है ना। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आएगा 400 प्लस 225, यानी 625 आ जाएगा। जिसको सॉल्व करोगे तो 25 आएगा, ये आर आ गया, है ना। और इसमें जब आप एंगल निकालोगे ना, तो एंगल के लिए थोड़ा सा एक इसमें फॉर्मूला वैसे रह गया, पर चलिए कोई बात नहीं, एक बार इसको फिर समझ लीजिए। इसमें हमने ये दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट, जो रिजल्टेंट्स दिए थे वो ये है, यानी कि मैक्सिमम रिजल्टेंट और मिनिमम रिजल्टेंट। तो मैक्सिमम कब निकलेगा, जब ऐड करेंगे ए प्लस बी, ये मैं इससे पहले भी समझाया था। और मिनिमम कब निकलेगा, जब ए माइनस बी करेंगे। और ये जो है, यहाँ से आप ए और बी की वैल्यू निकालिए, मेन जो वेक्टर्स हैं, ये तो रिजल्टेंट दिए थे एक्चुअली, ये क्या है, रिजल्टेंट्स है। अब जो मेन वेक्टर्स आएंगे वो कह रहे हैं उनको इंक्रीज करिए 3 न्यूटन के जरिए, तो आप 3 इसमें ऐड करके ये आ जाएंगे। तब ये कह रहे हैं कि नया वाला रिजल्टेंट बताइए, और उसके लिए उन्होंने एंगल दिया है 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो मैंने अप्लाई कर दिया।
इसके बाद में एक और इसमें एक फॉर्मूला जरूर है जो थोड़ा सा मैं इसको, अच्छा लैंग्वेज तो मैंने आपको समझा दी है, इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है तो वो आप सेट करना। अब जो मेन मेरा कहना है वो ये है कि जैसे हमने 90 डिग्री पर ये वाला फॉर्मूला सेट किया था, इसी तरह से एंगल में भी सेट हो जाएगा ये tan बीटा। ऐसे मानिए कि b साइन थीटा है ना, तो b साइन थीटा का मतलब b साइन 90, ये 90 की बात हो रही है ना, और a प्लस b कॉस थीटा, तो कॉस 90, तो 90 की वैल्यू 1 होती है तो ये b आ गई 1, तो मतलब लिखने का कुछ है नहीं, और ये 0 होता है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी b अपॉन a आ जाएगा। यानी 90 डिग्री पे आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, b अपॉन a। ये इसमें समझने की बात है, क्योंकि जब नया रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया, और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे 90 डिग्री पे, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। और इसके लिए आप ये कर दीजिए, अपॉन लगा दीजिए, एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये, और नए वाले के लिए सॉरी ये है ये, ठीक है ना, ठीक लिखे, कोई दिक्कत। यहां पर ये वैल्यू शिफ्ट कर दीजिए बस, ये दोनों वैल्यू शिफ्ट हो जाएंगी। इसमें एक अंतर आता है वो समझ लीजिए कि जब यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी तो ये जरूरी नहीं है कि वो टेबल में आपको मिले। जो टेबल होती है ना, जैसे 0 डिग्री, अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसे आ जाए tan बीटा इज इक्वल टू 1 आ जाए, तो आप कह दो कि बीटा इज इक्वल टू 45 है। लेकिन यदि इस टेबल में स्पेसिफिक एंगल नहीं आता है, कुछ ऑड आता है, तो फिर आप क्या करोगे, बीटा इज इक्वल टू, ये मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ, केवल इसके लिए नहीं बल्कि किसी के लिए, मान लीजिए यहाँ आ गया 0.5 सॉल्व करने पर tan बीटा, 0.5 तो फिर भी मान लिया जाएगा क्योंकि 1/2 हो जाता है। मान लीजिए ये आया 0.33, तो इसकी वैल्यू या तो आपके पास वो टेबल हो, टेबल नहीं है तो फिर आप सीधे बस इतना लिख लेना, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.33, ठीक है ना। ये मालूम नहीं है तो ऐसे लिख दीजिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा एंड करते हैं, और इसको आप नोट कर लीजिए। आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप समझ गए होंगे मेरे विचार से, क्योंकि ये स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आती हैं। अब जैसे मान लीजिए, चलो इसको यहाँ देखिए, जैसे ये b अपॉन a लिखोगे ना, तो 15/20, तो ये वो वाली वैल्यू नहीं आएगी जो डायरेक्टली स्पेसिफिक एंगल जो टेबल होती है ना। तो मान लीजिए ये ऐसे ही लिखा हुआ है 15/20, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये tan बीटा की वैल्यू इतनी है, तो आप लिखोगे इसमें बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 15/20 है ना। आपको ये याद रखना है कि हालांकि बुक्स वगैरह में तो वैल्यू दी होती है, लेकिन वो वैल्यू तो आप ऐसे पूरी सबकी नहीं लिख सकते। जैसे 53 डिग्री और 37 डिग्री वो तो फेमस वैल्यू है, तो बच्चे रट लेते हैं, लेकिन हर वैल्यू को नहीं याद कर सकते, या तो टेबल हो उसकी, अदरवाइज आप इतना ही लिख सकते हैं, वो भी सही माना जाएगा। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना। इसमें आगे सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं बता रहे हैं क्योंकि फिर और टाइम हो जाएगा, यहीं पर इसको फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओम जय गुरु।